कभी सोचा है कि प्राचीन संस्कृत कविता सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है? नहीं, ये तो ध्वनि की एक शानदार वास्तुकला है। एक ऐसी आर्किटेक्चर जिसे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने और महसूस करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आज हम इसी वास्तुकला के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं महान आचार्य दंडी के एक कमाल के विचार से। वो कहते हैं कि छंद यानी कविता का मीटर ये कोई मामूली नियम नहीं है। अरे ये तो वो नाव है जो हमें संस्कृत कविता के गहरे विशाल समंदर के पार ले जाती है। सोचिए, इस नाव के बिना तो हम बस सतह पर ही तैरते रह जाएंगे, असली गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कविता की आत्मा। अच्छा, अगर हम एक श्लोक को एक शानदार मंदिर की तरह देखें तो सवाल ये उठता है कि इसकी बुनियाद क्या है, इसकी ईंटें क्या हैं, वो कौन सी चीज है जिससे ये पूरा ढांचा खड़ा होता है? परमाणु इकाई, अक्षर। जी हाँ, इस काव्य मंदिर की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई, इसका एटम है अक्षर। सारी लय, सारा संगीत, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो ये अक्षर है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये आवाज की वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम एक झटके में बोल सकते हैं। हमारे हर शब्द इन्हीं अक्षरों से तो बनते हैं, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, संस्कृत कविता में हर अक्षर का अपना एक वजन होता है, एक माप होता है। और देखिए, इन अक्षरों के बस दो ही मूल प्रकार हैं, लघु और गुरु। लघु जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हल्का या छोटा। इसे बोलने में 1 यूनिट टाइम लगता है और इसे हम एक आधे चांद जैसे निशान ढ से दिखाते हैं। और दूसरा है गुरु, यानी भारी या बड़ा। इससे बोलने में ठीक दुगना समय लगता है और इसे एक सीधी लकीर माइनस से दिखाते हैं। बस यही हल्का भारी छोटा बड़ा का जो खेल है ना, सारी की सारी लय यहीं से पैदा होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। शब्द लेते हैं कांतः। अब यहां देखिए, कान एक गुरु अक्षर है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुस्वार लगा है। और तहा भी गुरु है विसर्ग की वजह से। तो इसका पैटर्न क्या बना? गुरु गुरु, यानी माइनस माइनस। बिल्कुल इसी तरह कवि हर शब्द के हर अक्षर का वजन तौलते थे। लयबद्ध पैटर्न, गण। ठीक है, तो अब हमारे पास ईंटें यानी अक्षर तो आ गए, लेकिन भाई सिर्फ ईंटों के ढेर से तो मंदिर नहीं बन जाता है ना। उन ईंटों को एक खास पैटर्न में जमाना पड़ता है। कविता में यही काम करते हैं गण। ये गण क्या है? ये 3-3 अक्षरों के ग्रुप हैं जिसमें लघु और गुरु एक फिक्स्ड पैटर्न में आते हैं। इन्हें आप लय की स्टैंडर्ड यूनिट समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिक में बीट्स होती हैं। और संस्कृत छंद शास्त्र में ऐसे 8 बेसिक गण होते हैं। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये वो पूरा मैथमेटिकल कोड है जो कविता के संगीत के पीछे छिपा है। ये हैं वो 8 गण, यगण, मगण, तगण से लेकर नगण और सगण तक। हर एक का अपना यूनिक पैटर्न है। मिसाल के तौर पर मगण को देखिए, तीनों अक्षर गुरु हैं, माइनस माइनस माइनस। इससे एक भारी, धीमी, दमदार गति बनती है। और ठीक इसका उल्टा है नगण, जिसमें तीनों अक्षर लघु हैं। ये एक तेज, हल्की, फुर्तीली गति बनाता है। और ये जो डायग्राम है, ये उसी बात को और खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे सिर्फ 2 चीजों, लघु और गुरु के कॉम्बिनेशन से ये 8 अलग-अलग लय वाले पैटर्न तैयार हो जाते हैं। ये संस्कृत काव्य के पीछे छुपी हुई गणितीय सुंदरता और सटीकता का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, तो अब हमारे पास अक्षर यानी ईंटें भी हैं और गण यानी पैटर्न वाले ब्लॉक्स भी हैं। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं ये देखने के लिए कि इन ब्लॉक्स को जोड़कर एक असल छंद यानी एक पूरी कविता का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। और शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर और सबसे आम छंद से, अनुष्टुप। रामायण हो या महाभारत, ज्यादातर श्लोक आपको इसी छंद में मिलेंगे। यहां वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, लोकानाम त्वं परो धर्मः पुरुषो पुरुषोत्तमः। अब देखिए असली जादू। जब हम इस श्लोक पर लय के निशान लगाते हैं तो क्या होता है? अनुष्टुप की खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत आज़ादी है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी नियम भी है। नियम ये है कि हर लाइन का 5वां अक्षर लघु होगा और छठा अक्षर गुरु। बस इस छोटे से नियम से एक इतनी स्वाभाविक और बोलचाल जैसी लय बनती है ना। जरा सुनने की कोशिश कीजिए। लोकानाम त्वं परो हर धर्मा पुरुषः पुरुषोत्तमः। देखा, यही वो लय है जो इसे इतना पॉपुलर बनाती है। तो एक बात साफ है, ये सब सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। असल बात यह है कि कवि एक खास आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट
यानी एक खास छंद को एक खास एहसास या मूड पैदा करने के लिए चुनता है। छंद का ढांचा कविता के अर्थ और उसकी भावना से सीधे सीधे जुड़ा होता है। और ये स्लाइड इस बात को क्या खूब दिखाती है। एक तरफ है मंदाक्रांता छंद। इसके नाम का मतलब ही है धीमे धीमे चलने वाला। इसके भारी गुरु अक्षर दुख, इंतजार और गंभीरता का भाव पैदा करते हैं। कालिदास ने मेघदूत में विरह को दिखाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। और दूसरी तरफ देखिए भुजंग प्रयात, यानी सांप की चाल। इसकी तेज बदलती हुई लय एक सांप की तरफ फुर्तीली लहरदार चाल का एहसास कराती है। कमाल है ना, सिर्फ छंद का नाम सुनकर ही उसकी चाल महसूस होने लगती है। तो हमने ये देखा कि संस्कृत कविता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आवाज, गणित और भावना का एक गहरा जटिल संगम है। अगर हजारों साल पहले कवि और ऋषि भावनाओं को जगाने के लिए इतने सटीक लयबद्ध ढांचों का इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी बातचीत में, हमारी जिंदगी में वो कौन सी छिपी हुई लय और पैटर्न है जो हमारे महसूस करने के तरीके को कंट्रोल कर रहे हैं।